नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच कहा गया है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर लोग काट लेते हैं। क्या ज़िंदगी तो हर लोग काट लेते हैं, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। क्या दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। कैसे हैं? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। चलिए मैं अपने टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं, जो कि पाचन तंत्र चल रहा था। पाचन तंत्र का ये दूसरा पार्ट है। मैंने फर्स्ट जो पार्ट है वो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। तो अगर वो वीडियो अगर नहीं देखें तो कृपया करके उस वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि पिछला वीडियो अगर नहीं देख पाएंगे तो जस्ट उसके अगला वीडियो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो ही आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे या वीडियो को बढ़ा के देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो कृपया जो वीडियो है उसको बढ़ा के नहीं देखें, अदरवाइज़ आपको समझने में बहुत मुश्किल हो सकता है। पार्ट 1 जो मैं बताया थे पाचन तंत्र के विषय में, तो मैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको उस चीज़ को रिकॉल कर पाएँ। पाचन तंत्र जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता था जाता है, वैसे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से ही पाचन तंत्र बोला जाता है। ये जो होती हैं भोजन को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये जो अंग होते हैं जो भोजन को टुकड़ों में तोड़ देते हैं और पाचन क्रिया ख़त्म हो जाते हैं। तो पाचन तंत्र जैसा कि बताए थे कि 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है आहार नाल और दूसरा होती है संबद्ध पाचक ग्रंथि। मैंने बारी बारी से एक्सप्लेन भी किया था कि आहार नाल को क्या बोला जाती हैं, एलिमेंट्री कनाल बोला जाती हैं, या मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती हैं। पाचन के समय में भोजन आहार नल में ही रहता है। इसकी लंबाई 32 फीट होती है। आहार नल के अंतर्गत जो होती हैं मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुद्दा, ये जो होती हैं ये भोजन वहाँ तक पहुँच जाती हैं और जब भोजन पच जाती हैं तो गुद्दा के द्वारा ये बाहर निकल जाती हैं, जिसे मल बोलते हैं। आगे हम बताए थे संबद्ध पाचक ग्रंथि, जिसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से जाना जाती हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं जो होती हैं भोजन को पचाने के लिए एंजाइम प्रोवाइड करती हैं, जिसके द्वारा ये पच पाता है। तो इसके अंतर्गत जो है लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, ये जो हम बताए थे ये आते हैं। पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जिसके द्वारा एंजाइम और हार्मोन्स छोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप भोजन पच पाते हैं। पाचन की क्रिया जो होती हैं मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती हैं और पाचन की क्रिया छोटी आंत में जाके कंप्लीट हो जाती हैं। बड़ी आंत में जो होती हैं भोजन का पाचन होता ही नहीं है। बड़ी आंत में तो जल का अवशोषण होती हैं। मुख गुहा को बकल कैविटी बोला जाती हैं। मुख गुहा जो होती हैं वो पाचन का प्रमुख हिस्सा है। ये खाली स्थान होती हैं जिसमें एक जीभ होती हैं, 3 जोड़ा लार ग्रंथि होती हैं और 32 दांत होता है। उसके बाद हम बताए थे लार ग्रंथि के विषय में कि लार ग्रंथि को सलाइवरी ग्लैंड भी बोला जाती हैं। एक दिन में जो होती हैं लगभग एक से लेकर 1.5 लीटर तक लार बनता है। प्रत्येक दिन लार बनती हैं 1 से लेकर 1.5 लीटर तक। कहीं कहीं 1.5 लीटर लिखा होता है, कहीं कहीं 1.25 लीटर के अप्रोक्स लिखा होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है 1 से लेकर 1.5 लीटर तक जो है लार प्रतिदिन बनता है। लार ग्रंथि से 4 तरह के एंजाइम निकलती है, जिसे हम लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो निकलती है वो टाइलिन निकलती है। याद रखेंगे कि जो मुंह में लार ग्रंथि से जो 4 तरह के जो एंजाइम निकलते हैं, उन 4 तरह के जो एंजाइम निकलते हैं उनमें टाइलिन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं। लाइसोजाइम का काम क्या बताया था कि ये कीटाणु को मार देता है। टाइलिन और डायस्टेज हम बताए थे कि मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। म्यूलिन जो होती हैं भोजन को चिपचिपा बना देती हैं, लसलसा जिसे बोलती हैं, ताकि भोजन अंदर जा सके। लार ग्रंथि से 3 जोड़ी निकलती है, जिसे हम पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल बोला जाती हैं।
पैरोटिड ग्रंथि जो होती हैं सांप में ही जहर का काम करती है, क्योंकि यही जहर जो होती हैं वो सांप में पाई जाती हैं, सांप के पैरोटिड में पाई जाती हैं। यह जहर की थैली के आकार की होती है। जब पैरोटिड ग्रंथि जब मानव में जब विषाणु जनित हो जाते हैं तो उसमें सूजन आ जाती हैं, जिसे देहात के भाषा में गलफुल्ला और डॉक्टरी भाषा में मम्स के नाम से या गलसुआ के नाम से जाना जाती हैं। इतना तक मैं बता दिया था। साथ में मैं दांत के भी बारे में बता दिया था कि दांत का अध्ययन क्या होता है। ओडोंटोलॉजी होती हैं, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होती हैं, 85% कैल्शियम फॉस्फेट होती हैं, 10% CaCO3 होती हैं। दांत का टूटना फूटना होती हैं फ्लोरीन के कारण होती हैं। 2 तरह की दांत होती हैं, बाहरी परत को एनामेल बोलते हैं, अंदर वाला पार्ट डेंटाइन होती हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल होती हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होती हैं, और जो अंदर वाले परत होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होती हैं। डाइफोडेंट बताए थे कि ये मानव में जो होती हैं मानव के जीवन काल में 2 बार आते हैं, जिसे डाइफोडेंट बोला जाती हैं। ये 20 दांत होती हैं जो दूध के दांत कहलाता है। क्या? दूध के दांत कहलाता है। मोनोफाइडेंट क्या होती हैं? ये एक ही बार आता है, एक ही बार निकलती हैं। जैसे अक्कल दाढ़ जो होती हैं, यानी अक्कल दांत जो होती हैं वो जीवन भर में एक ही बार निकलती हैं, वो मोनोफाइडेंट कहलाती हैं। 4 तरह के हम दांत बताए थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कृतक होती हैं, ये नोज टीथ होता है, भोजन को काटने में इसका काम आती हैं। इसकी संख्या 8 होती हैं। शाकाहारी जानवर में इंसीजर चौड़ा होती हैं। शाकाहारी जानवर में इंसीजर का क्या होती हैं? चौड़ा होती हैं। फिर हम कैनाइन बताए थे, जिसका मतलब होती हैं रदनक। आई टीथ भी से बुलाते, चीरने फाड़ने में, भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करती हैं। इसकी संख्या 4 होती हैं। जानवरों में जो कैनाइन होती हैं बहुत ज़्यादा नुकीली होती हैं। प्रीमोलर बताए थे, उसके बाद उसको अग्रचर्वणक बुलाई जाती हैं। इसे चिक टिथ के नाम से भी जाना जाती हैं। भोजन को चबाना इसका काम होती हैं। बच्चा में ये बिल्कुल नहीं होती हैं। इसकी संख्या, प्रीमोलर की संख्या की बात करते हैं तो 8 होती हैं। जबकि मोलर जो होती हैं इसे चर्वणक बुलाई जाती हैं। विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। इसका काम भी चबाना होती हैं। बच्चों में अंतिम जो मोलर होती हैं वो नहीं होती हैं। वयस्क में इसकी संख्या 12 होती हैं, और 4 प्रकार की सर्वाधिक संख्या मोलर में पाई जाती हैं। जो हम चारों प्रकार जो हम देखें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो देखें, अगर संख्या की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में होती हैं तो मोलर में सबसे ज़्यादा संख्या होती हैं। बच्चों में प्रीमोलर जो होती हैं कम देखने को मिलता है, और मोलर जो होती हैं, अंतिम जो मोलर होती हैं बच्चा में नहीं होता है। बच्चा में कुल 20 दांत टूट जाते हैं और दोबारा लगभग 12 वर्ष की उम्र में ये दोबारा निकल आते हैं। इस तरह से हम बोले थे कि मानव जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती हैं वो 52 होती हैं। इसके बाद हम डेंटल फार्मूला बताए थे कि 2-1-2-3/2-1-2-3, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर जो बच्चा में और वयस्क में होता था, ये हम बता दिए थे। हम थोड़ा ये भी बताया था कि स्तनधारी में जो होती हैं दांत और सूअर की संख्या, सूअर और घोड़ा जो बताए थे उसमें 44 दांत होते हैं। मच्छर में 47 दांत होते हैं। गाय और भेड़ में 32 दांत होती हैं। कल इतना तक हम ऑलरेडी बता दिए थे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र का अगला जो चीज़ होती हैं उसे ऑसोफेगस, यानी कि मुख गुहा के बाद, अभी हम मुख गुहा में ही थे, और मुख गुहा के बाद हम ग्रास नली, जिसे हम ऑसोफेगस के नाम से जाने जाते हैं। ऑसोफेगस जिसे ग्रास नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। ये मुख गुहा जो होती हैं और आमाशय को जोड़ता है। क्या करता है? मुख गुहा को आमाशय को जोड़ता है। मुख गुहा के बारे में हम ऑलरेडी बता दिए हैं, अभी रिवीजन भी उसका कर दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ग्रास नली क्या होती है? ये नली के समान होती हैं, सिर्फ नली होती हैं, और यहाँ पर पाचन होता ही नहीं है। मतलब इस नली में पाचन की क्रिया नहीं होती हैं। इसमें सिर्फ भोजन जो होती हैं वो मुख गुहा से जाकर आमाशय में चले जाते हैं। तो ग्रास नली का बस इतना ही काम होती हैं। आगे हम आमाशय देखते हैं। आमाशय का मतलब क्या होती हैं? पेट। क्या होती हैं? पेट। पेट को इंग्लिश में क्या बोला जाती हैं? स्टमक। क्या बोला जाती हैं? स्टमक बोला जाती हैं। इसका काम क्या होती हैं कि ये थैला के आकार की होती हैं। ये क्या होती हैं? ये थैला होती हैं जो भोजन को संग्रह रखने का काम करती हैं।
साथ में पचाने का भी काम करती हैं। यहाँ आमाशय में जो भोजन जो होती है ना, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को ये 4 घंटा तक भोजन यहीं पर रहता है। ठीक है, याद रखेंगे कि आमाशय वाले पोर्शन में भोजन कितने घंटे ठहरता है, तो 4 घंटा लगभग ठहरता है। यहाँ पर पचाने का भी काम होती हैं और ये भोजन को इकट्ठा रखने का काम भी करता है। इसका आकार जो है थैलानुमा आकार क्या होती है। आमाशय जो होती हैं जिनके 3 भाग होती हैं, याद रखेंगे आमाशय के कितने भाग होती हैं, तो 3 भाग होते हैं। जैसा कि आप फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, ग्रास नली जो देख रहे हैं आप, मुंह से जो हट के आता है, वो एक नली जो दिखाई पड़ रहा होगा वो ग्रास नली होती हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे, इसमें 3 जो घर दिखाई पड़ रहा है, पहला घर जो है कार्डियक होता है, दूसरा घर जो होती हैं फंडिक होती हैं, और तीसरा घर जो देख रहे हैं वो पाइलोरिक है। क्या है? पाइलोरिक है। अब इन्हीं चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ग्रास नली जो कि हम देख चुके हैं, अब कार्डियक को हम समझने का प्रयास करते हैं कि कार्डियक क्या होती हैं, क्या कार्डियक होती क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कार्डियक जो होता है ये HCl इसमें निकलता है। क्या होते हैं कार्डियक से, क्या निकलता है? HCl निकलता है। HCl क्या होता है? एक अम्ल होती हैं, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अम्ल होती हैं। इसका pH की बात करें तो लगभग 2 के बराबर होती हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये जो लाइसोजाइम जो होता था मुख गुहा में, जो लाइसोजाइम जो लार ग्रंथि सिक्रीट करता था, वो लाइसोजाइम का काम क्या था कि जितने जो हम भोजन करते हैं उसमें कीटाणु होते हैं, उस कीटाणु को उस कीटाणु को मारने का प्रयास करते हैं। तो लाइसोजाइम जो काम करता था, क्या लाइसोजाइम जो काम करता था उसके जो, जैसे सपोज दैट वहाँ पर नहीं मरा, कोई कीटाणु जो है वहाँ पर नहीं मर पाया, तो पेट में चला जाती हैं वो कीटाणु, और पेट में जाते ही HCl निकलता है। HCl जो होता है वो निकलता है और उस कीटाणु को मार देता है। क्या करता है? उस कीटाणु को क्या करता है? मार देता है। तो लाइसोजाइम का काम किसने कंप्लीट कर दिया? HCl जो कार्डियक वाला भाग होती हैं, जहाँ पर भोजन आता है वहाँ पर HCl होती हैं, और वो HCl क्या करता है? कीटाणु को मार देता है। तो पहला काम तो जान गए, कार्डियक में जो HCl होती हैं वो क्या करता है? लाइसोजाइम को मार देता है। ये अम्लीय होती हैं, इसका pH 2 पॉइंट समथिंग होता है, और एंजाइम की जो क्रिया शक्ति होती है उसे भी बढ़ा देता है। बीच में जो फंडिक होती हैं, ठीक है, बीच में क्या होती हैं? फंडिक होती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में, बीच में क्या है? फंडिक है। फंडिक जो होती हैं वो बीच का भाग होती हैं। इसमें कांटानुमा एक संरचना पाई जाती है। क्या होती हैं? कांटेनुमा संरचना पाई जाती हैं, जिसको हम रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी बोलते हैं। ये रूजी के काम क्या होती हैं कि यही भोजन को रोक कर रखता है। अगर रूजी नहीं रहेगा तो धड़ल्ले से वो बाहर निकल जाएगा। तो रूजी के ही काम क्या होता है कि वो भोजन जो जाती हैं आमाशय से जाती, कार्डियक वाला भाग से जब निकलती है तो लगभग यहाँ पर ही रुके रहती है, क्योंकि यहाँ पर रूजी होती हैं जो 3 से 4 घंटे तक जो होती हैं भोजन को 3 घंटे तक अप्रोक्स रोक के रखती है। अब कभी कभी देखते हैं कि इसमें चुभन होने लगती हैं। तो इसमें चुभन क्यों होने लगता है? तो यदि आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको पेट में जब भोजन नहीं रहेगा तो ये चुभने लगता है। क्या करने लगता है? चुभने लगता है, क्योंकि ये रूजी जो होती हैं अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है? ये चुभने लगता है। क्या होने लगता है? चुभने लगता है। तो पेट में चुभता क्यों है? आप समझ गए होंगे कि पेट में जब भोजन नहीं रहेगा तो ये रूजी क्या करेगा? वो खड़ा हो जाएगा और चुभने लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगी कि पेट में जो दर्द होता है, आखिर पेट के दर्द इससे भी हो सकता है। तो कार्डियक समझ गए, फंडिक समझ गए, और अब हम पाइलोरिक जो तीसरा जो पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा, तीसरा जो घर आप देख रहे हैं, इस घर का नाम है पाइलोरिक। क्या नाम है? पाइलोरिक। इस घर का नाम क्या है? पाइलोरिक है। पाइलोरिक में होती हैं जठर ग्रंथि, जिसे जो जठर ग्रंथि होती हैं जो जठर रस छोड़ती है। क्या छोड़ती है? जठर रस छोड़ती है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस इसको बोला जाती हैं। अगर जठर ग्रंथि काम नहीं करेगा, ठीक है, जठर ग्रंथि जब काम नहीं करेगा, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं वो काम नहीं करेगा,
तो एक प्रकार के रोग हो जाता है, जिस रोग को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि गैस्ट्रिक क्यों होता है, गैस लोगों को क्यों बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब जठर रस जो होती हैं वो निकलती हैं, और जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है, क्या, जब जठर ग्रंथि काम नहीं करेगा ना, तो आपको गैस की बीमारी हो जाएगा, और उस बीमारी का नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक। क्या बोला जाती हैं, गैस्ट्रिक बोला जाती हैं। तो आपको अब समझ में आ गया कि गैस क्यों बनता है और गैस कैसे बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। जठर रस में जो होती हैं वो रेनिन और पेप्सिन, क्या, रेनिन और पेप्सिन दो जो होती हैं दूध को रेनिन और पेप्सिन जो होती हैं जठर रस में होती हैं। रेनिन जो होती हैं दूध को पचाने का काम करती हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात क्या बोल सकते हैं कि ये दूध को पचाने का काम करता है। क्या करता है, दूध को पचाने का काम करता है। तो बच्चा जो होती हैं, आप देखे होंगे कि बच्चा दूध पीता है और दही वोमिटिंग करता है। क्या आप लोग महसूस किए होंगे कि जो बच्चा दूध पीता है तुरंत भर में जो वोमिटिंग करता है तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका रेनिन काम कर नहीं रहा होता है, जिस कारण वो दूध का अपच हो जाती हैं और दही वोमिटिंग हो जाती हैं। कभी कभी देखते होंगे कि जब वोमिटिंग होती हैं तो नाक में जलन होती है। आखिर नाक में जलता क्यों, क्योंकि हम तो भोजन किए हैं, हम तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं खाए ही नहीं जिससे वो जलन हो पाए, लेकिन फिर भी नाक में जलन क्यों होती हैं, या कंठ के पास जलन ऐसा फील होती हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि वोमिटिंग करने वक्त नाक में जलन और कंठ में जलन आखिर क्यों होने लगता है। तो कंठ में जलन इसलिए होने लगता है क्योंकि वहाँ पर पेट में क्या होती हैं, HCl होती हैं, और वही HCl जब बाहर की ओर आती हैं तो आपको कंठ और नाक में जलन होने लगता है। तो ये रेनिन जो होती हैं दूध को दही में परिवर्तित कर देती हैं। तो दूध का जो पाचन होती हैं, क्या, दूध को पचना किसके द्वारा पचा जाती हैं, रेनिन के द्वारा पचता है। ठीक है, ये रेनिन केसिन की जो प्रोटीन होती हैं उसको पाराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है, पाराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन भी एक रेनिन और पेप्सिन, जैसा कि जठर रस जो छोड़ा था उस रस में दो चीज़ था, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन तो हम समझ गए कि दूध के दही में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, दूध को दही में परिवर्तित कौन किया, रेनिन किया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन के द्वारा होती हैं। और प्रोटीन के, अगर प्रोटीन में बताए कि कौन सा प्रोटीन करती हैं दूध का पाचन, तो केसिन प्रोटीन करता है दूध का पाचन। पेप्सिन एक होती हैं जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का जो पाचन करता है वो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करती हैं। और पेप्सिन जो होती हैं वो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में कर देता है। पेप्सिन जो होती हैं प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। भोजन जो होती हैं अब छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाती हैं, छोटी आंत में चला जाती हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जब खाना खाती हैं और जब हम वोमिटिंग करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो कौन सा चीज़ होती हैं, वो बोलस होती है। यानी कि कहने का मतलब है जो हम खाना खाए और खाना जब नीचे जाता है तो मुंह में जो हम चबाते हैं उस खाना को, तो वो खाना क्या होता है, उसको बोलस बुला जाती हैं। क्या बुला जाती हैं, बोगस बुला जाती हैं। लेकिन वही खाना जब छोटी आंत से बाहर निकलती हैं तो वो काइम का रूप ले लेती हैं। उसको क्या बोला जाती हैं, काइम बोला जाती हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम इन सारे चीज़ों को हम रिवीजन कर पाए, ग्रासनली देखे, उसमें हम डिफ़ाइन कर पाए कि मुखगुहा क्या होती हैं, आमाशय क्या होती हैं, और 3 भाग जो आमाशय का उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास किए। कार्डियक बताया, कार्डियक क्या होता है, HCl निकलता है, फंडिक का काम क्या होती हैं, जठर ग्रंथि जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, गैस्ट्रिक कैसे होती हैं, कैसे लोगों को गैस हो जाता है, इन सारी चीज़ों को मैं बताने के प्रयास किया। जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है रेनिन पेप्सिन, उसके विषय में हम बताने का प्रयास किया। तो तमाम चीज़ जो आज का पार्ट में जो बताना चाहिए था वो मैं कंप्लीट कर दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।